2015 के अंदर जब बिहार की विधानसभा में एक भी सीट पर जीत नहीं होती है एमआईएम पार्टी की, तब 2019 के अंदर पहली बार उपचुनाव के अंदर एमआईएम पार्टी की जीत होती है। और जीत के जो उम्मीदवार थे वो थे कमरुल हुदा साहब। तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये साहब जो एएमएम को जीत का स्वाद चखा रहे हैं बिहार के अंदर, आने वाले टाइम में यही उनके खिलाफ बोलेंगे और यही उनके खिलाफ जहर उगलेंगे, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। हुआ फिर ये 2019 के बाद 2020 के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ और 2020 के अंदर उसी उम्मीदवार कमरुल हुदा को किशनगंज से उम्मीदवार बनाया गया। 2020 के अंदर 19 के अंदर जीते थे, 2020 के अंदर वो चुनाव हार गए। हारने के बाद थोड़े दिन तक वो पार्टी के अंदर रहे और उसके बाद जो है वो पार्टी के खिलाफ बातें करने लगे। अख्तरुल इमान साहब के ऊपर जो है निशाना साधने लगे, पैसे के लेन देन, टिकट खरीदो फरोख्त के बारे में भी उन्होंने बयान दिया। तो जब एमआईएम के खिलाफ ही वो बयानबाजी कर रहे थे, जिसकी बिना पर उसको एमआईएम पार्टी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद वो आरजेडी के अंदर गए, उसके बाद फिर कांग्रेस के अंदर गए और इस बार 2025 के अंदर उनकी जीत हुई किशनगंज विधानसभा से। नो डाउट अच्छी जीत हुई है और एक बड़ी जीत कह सकते हैं किशनगंज से हुआ। और किशनगंज से एमआईएम के भी उम्मीदवार थे शम्स आगा साहब और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 51,000 से ज़्यादा वोट लाए थे लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। सवाल अब ये बन रहा है कि इस तरीके की बातें क्यों मैं कर रहा हूँ कि ये वही साहब जो पहली बार एमआईएम को जीत दिलाते हैं, या यूँ कहें कि वो साहब जो एमआईएम की वजह से जिनको एक पहचान मिली बिहार के अंदर, जिनका एक करियर सेट हुआ बिहार के अंदर, जिनको लोगों ने पहचान जो है जिनको पहचाना लोगों ने जिनको, और आज वही शख्स जो है एमआईएम के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जो है खुलकर जहर उगल रहे हैं। अब वो क्यों है, क्या है, वो मैं आपको बताने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिकली शपथ ग्रहण हुआ विधानसभा के अंदर, हर एक एमएलए और विधायक ने जो है अपने अपने तरीके से जो है शपथ हासिल किया, शपथ ग्रहण किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो इंटरव्यू देते हैं मीडिया को। मीडिया में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर जहाँ पर पहले 30 से भी ज़्यादा एमएलए हुआ करते थे और पिछले बार 19 थे और इस बार 11 हुए, यानी कि जिस तरीके से मुसलमानों की तादाद एमएलए के रूप में घटती जा रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एमआईएम पार्टी है। उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी झूठ बोलती है, उससे भी बड़ा झूठा अगर कोई पार्टी है बिहार के अंदर, वो है एमआईएम पार्टी है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब झूठे हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम सियासत की जो बात कर रहे हैं, दर हकीकत वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीमांचल के अंदर जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये किसी भी मुस्लिम सियासत और मुस्लिम क़यादत की जो है किसी भी तरीके कोई रहनुमाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़े अगर कोई है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इसके ज़िम्मेदार है। और वो मतलब हिंदू मुसलमानों को लेकर जो है बीच में एक तरीके का विभाजन पैदा कर रहे हैं बिहार के अंदर। इस तरीके के वो खुलकर जहर उगल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर, आपको जो आज ये पहचान मिली हुई है, या आपको जो एक जीत मिली हुई है, या लोग आपको जो टिकट दे रहे हैं, आप अगर सोचो, इमेजिन करो कि अगर आप 2019 के अंदर एमआईएम पार्टी आपको टिकट नहीं देती, आपको उम्मीदवार नहीं बनाती उपचुनाव के अंदर, आप नहीं जीत पाते, तो क्या आप इस वक्त एमएलए रहते? क्या आप विधायक बनकर अभी इस तरीके का भाषण देते? बिल्कुल भी नहीं देते। अब आप कांग्रेस के अंदर गए। देखिए, ये गलत नहीं है कि कोई किसी पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी में जा रहा है, आपका बिल्कुल हक है। आप कांग्रेस में जाइए, आप आरजेडी में जाइए, आप बीजेपी में जाइए, जदयू में जाइए, जहाँ जाना है जाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कांग्रेस के अंदर गए या दूसरी पार्टी के अंदर गए तो भाई उस तरीके का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जाए। तो आज जिस तरीके से ये बकवास बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से ये बेहुदा बातें कर रहे हैं, सही माने में इनको इनकी असलियत और इनकी औकात जो है आने वाले विधानसभा में ज़रूर एमआईएम दिखा देगी। भले ही इस बार तीसरे नंबर पर रही है और एक बच्चा ने आपको टफ टाइम दिया है। एमआईएम के एक छोटा नौजवान लड़का ने जो है आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया और आपके पसीना निकले हुए थे। आप इस तरीके का आपको बौखलाहट साफ दिख रही थी चुनाव से वोटिंग से पहले, लेकिन फिर भी आपकी जीत हुई है। आप उस जीत को जश्न मनाइए ना, आप उस जीत को एंजॉय कीजिए। लेकिन इस तरीके का बयानबाजी, असदुद्दीन ओवैसी को इस तरीके के खिलाफ उनके बातें करना, ये ज़ेब नहीं देता है। और आप तो यार वहीं से पहचान मिली आपको, वहीं से आपने जो है पेंशन उठाना शुरू किया था। तो मतलब यही है कि अगर एमआईएम के खिलाफ आप या
कांग्रेस के अंदर आप गए, आरजेडी के अंदर गए, तो बीजेपी से ज़्यादा इनको एमआईएम खटकने लगता है। मैंने ये चीज़ देखा, शायद आपने भी ये गौर किया होगा कि जैसे ही कोई बड़े नेता हो या छोटा नेता हो, वो एमआईएम छोड़कर किसी भी दूसरे पार्टी में जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस की हो क्यों ना हो, जदयू की ही क्यों ना हो, या आरजेडी की ही क्यों ना हो, मतलब वो जाते के साथ एमआईएम को टारगेट लेना वो शुरू कर देते हैं। क्या मतलब समझ ही नहीं आता है कि यार इनको क्या इसीलिए मतलब इनको एक टास्क दिया जाता है क्या, इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपका काम है भाई एमआईएम के ऊपर लगातार बोलना। मास्टर मुजाहिद को देख लीजिए, वो भी लगातार अभी चुनाव खत्म हो गया लेकिन उनके जो है अभी तक वो खुमारी जो है उतरी ही नहीं है। अभी उनको याद आ रहा है कि चुनाव के उस वक्त क्या बोला गया था। अरे यार मतलब चुनाव भाई ख़त्म हो गया है, मतलब अब इस तरीके की बयानबाजी ना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, ज़ैब नहीं रहता। अब चुनाव का बातें अलग थी, जब तक चुनाव चल रहा होता है, जब तक वोटिंग नहीं हो रही होती है तब तक एक बातें आप बयानबाजी करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए, परिणाम आ गए, जिनको जीत मिलनी थी मिल गई, जिनको हार मिलना था मिल गया। जो जीत गए वो अच्छी बात है, जश्न मनाएं, काम करें, उनके ऊपर जिम्मेदारी मिली है। जो हार गए हैं भाई उनको देखना होगा कि कहाँ पर कमी रह गई, तो उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ना है। ये एक सिंपल सा एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, इसको भाई ऐसे ही करते हैं लोग। अब हार गए उसी चीज़ को लेकर रोना रो रहे हैं, लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं, इसको बुरा कह रहे हैं। मतलब यार अब मैं आपको अच्छा, ये जो कमरुल हुदा साहब बोल रहे हैं कि 19 से 11 हो गए, यार 19 से 11 हो गए, उन 11 में से 5 चलो एमआईएम के हैं, वो भी सीमांचल से ही एमआईएम के जीते हुए कैंडिडेट गए। बिहार से, सीमांचल के बाहर से आपको किसने रोका था? मैं आपको जानना चाहता हूँ किसने रोका था? भाई आपकी अपनी नाकामियों की वजह से आपके एमएलए जीत कर नहीं पहुँचे हैं विधानसभा के अंदर। सच्चाई यही है। आप सबका फोकस, कांग्रेस हो, आरजेडी, सबका फोकस जो है वो सीमांचल के अंदर एमआईएम के ऊपर था। सीमांचल के बाहर किसी के ऊपर फोकस ही नहीं था। इन्हें लग रहा था कि बाहर तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे ही जीत जाएंगे। अब हुआ क्या, देख लीजिए क्या हुआ। और दूसरी बात यार, अगर आप 50 अगर आपके पार्टी के अंदर जीत जाते हैं ना, 50, 11 के छोड़िए, आप 50 से भी ज़्यादा अगर कांग्रेस के अंदर या आरजेडी के अंदर या महागठबंधन से मुस्लिम नेता या मुस्लिम एमएलए जीत कर जाते हैं ना विधानसभा, वो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि वो बोलते ही नहीं यार। जब भी बात शरीयत की आती, जब भी बात किसी और चीज़ की आती, मुसलमानों के हुकूक की बात आती, वो चुप रहते, वो बोल ही नहीं पाते। उनके जो आला कमान है उनको जो है वो बोलने का हुक्म ही नहीं देते, उनको बोलने ही का हक ही नहीं देते। तो क्या फ़ायदा था ऐसे 50 से? उन 50 से बेहतर है 5, वो 5 जो सही मायने में शेर की तरह दहाड़ता हो, वो 5 जो आंखों में आंखें डालकर अपना हक लेना जानता हो, वो 5 जो मुसलमानों की बात करता हो, शरीयत की जो है शरीयत के अंदर किसी भी तरीके कोई चीज़ छेड़छाड़ हो तो वहाँ पर वो सीना तान कर खड़े होने की दम रखता हो, वो 5 ज़्यादा बेहतर है उन 50 से जिसकी आप बात कर रहे हो कमरुल हुदा साहब। इसलिए दायरे में रहिए अगर आपको आगे भी पॉलिटिक्स से अपनी चमकानी है या करियर बचाना है तो, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ठीक वैसा ही आपका भी हाल हो जैसे रुकनुद्दीन साहब का है या जैसे जो है और भी शाहनवाज आलम वगैरह का है। तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।